सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स को, जो कि इनकम टैक्स मैक्सिमम स्टूडेंट का सबसे वीक सब्जेक्ट होता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही इनकम टैक्स हुआ करता था। तो मेरी गारंटी है कि आपको इतने डिटेल में इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा कि आप भी इसका एक तरीके से आपका भी ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा इनकम टैक्स। तो इसके अंदर बेसिकली आपके कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, बट उसके भी बियॉन्ड मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम लोग पहले इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखते हैं इनकम टैक्स के, और उसके बाद इसको आगे को हम लोग वन बाय वन करेंगे। इसके अंदर काफ़ी लंबा हमारा जो है वो इसके अंदर रहने वाला है सिलेबस, जिसके अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स रहेगा, उसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम हम लोग करेंगे, फिर हेड्स ऑफ इनकम करेंगे जिसके अंदर 5 हेड्स ऑफ इनकम है। उसमें अलग अलग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद कैसे हम लोग टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम डिडक्शंस पे जाएंगे कि कितने कौन कौन सी डिडक्शन मिलती हैं, उनके लिमिट्स यहाँ पे क्या रखी हुई है। और उसके बाद हम फाइनली यहाँ पे इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। फिर हम टीडीएस के रेट्स को देखेंगे, अलग अलग जो टीडीएस का रेट्स होते हैं। फिर उसके बाद किस तरीके से इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल किया जाता है, कौन कौन से उसके अंदर फॉर्म्स यहाँ पे भरने रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस कोर्स को परचेज़ नहीं करा है, जिसके अंदर हम कंप्लीट असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो कोर्स है उसको डिस्कस कर, वो कोर्स आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, तो उसकी कोर्स की इंक्वायरी आप व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सअप नंबर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया भी हुआ है। व्हाट्सअप नंबर 8394948137। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स की डिटेल से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले अगर इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स हमारा एक तरीके का सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्स होता है। अब आपको समझना पड़ेगा, एक तो हमारे पास होता है जब भी हम टैक्स की बात करते हैं, एक हमारे पास में होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स हमेशा जिस पर्सन पे लगाया जाता है, मतलब जिस पर्सन पे इम्पोज किया जा रहा ना, तो उसी पर्सन से यहाँ पे कलेक्ट भी किया जाता है। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम आप अर्न कर रहे हैं तो टैक्स भी आप दे रहे हैं। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जैसे जीएसटी है, जीएसटी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस के अंदर है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ ए काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, टैक्स कोई और पर्सन पे करता है और इसको चार्ज किसी और से किया जाता है। जैसे हम लोग कोई गुड्स को परचेज कर रहे हैं मार्केट में जाके, फॉर एग्जांपल आपने कोल्ड ड्रिंक परचेज करी, राइट, तो उस कोल्ड ड्रिंक पे आपको बेसिकली एमआरपी में आपका जीएसटी भी इंक्लूडेड होता है। तो उस जीएसटी को पे कौन करता है, जो उसकी सप्लाई दे रहा है आपको, राइट। तो जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट को पे करता है, बट अल्टीमेटली जो यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है टैक्स, वो किससे किया जा रहा है, जो एंड कस्टमर है उससे किया जा रहा है। ऐसे ही आप होटल्स में जाते हैं, होटल्स में आप सर्विसेज मतलब अवेल करते हैं। जैसे आपने कहीं पे रेस्टोरेंट में चले गए, खाना आपने ऑर्डर किया, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 18% करके आपके पास में इस तरीके से SGST प्लस CGST चार्ज करके आता है। तो वो जो चार्ज है, वो जो टैक्स के अमाउंट का चार्ज यहाँ पे किया गया है, वो गवर्नमेंट को पे करेगा आपका रेस्टोरेंट, बट वो चार्ज किसकी जेब से हो रहा है, आपकी जेब से हो रहा है। मतलब उसको चार्ज किसी और से किया जा रहा है और गवर्नमेंट को पे कोई और कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर बात करें तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू लेवी टैक्सेस ऑन द इनकम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको पावर दी गई है कि वो हमारी इनकम पे, बेसिकली इंडिविजुअल की इनकम और कंपनीज़ की भी इसके आ जाती हैं, तो इसके अंदर इनकम पे बेसिकली टैक्स चार्ज करती हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बेसिकली ये एक्ट कौन सा है आपका, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जिसके अंदर हम इनकम टैक्स को इम्पोज करने की बात करते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द स्कोप एंड मशीनरी फॉर लेवी ऑफ द इनकम टैक्स इन इंडिया। तो इसके हिसाब से इस टैक्स के एक्ट को बेस मान के इंडिया के अंदर स्कोप सेट किया गया है और मशीनरी सेट की गई है। मशीनरी का मतलब है वर्किंग का एक तरीके से परफॉर्मा सेट किया गया है, इनकम टैक्स कैसे चार्जेबल किया जाना है।
द एक्ट इज़ सपोर्टेड बाय द इनकम टैक्स रूल्स एक्ट 1961 एंड सेवरल अदर सबॉर्डिनेट एंड रेगुलेशंस। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट जो मेन आपका रूल्स होता है या जो हम लोग एक्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास एक्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, बिसाइड्स सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन आर इश्यूड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यही आपके इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग का क्वेश्चन बन जाता है कि इनकम टैक्स के अंदर यहाँ पे सर्कुलर और नोटिफिकेशन कौन इश्यू करता है, तो वो हमारा करता है CBDT, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसके द्वारा टाइम टू टाइम जो सर्कुलर्स हैं और नोटिफिकेशन हैं रिलेटिंग टू इनकम टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस वो यहाँ पे जारी किए जाते हैं। समटाइम्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीलिंग विद द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ लेवी ऑफ इनकम टैक्स। तो यहाँ पे क्या है, इसके अलावा कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके द्वारा भी डिफरेंट टाइप के जो रूल्स हैं वो यहाँ पे लाए जाते हैं। जैसे हर साल बजट पेश होता है तो उसमें जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं वो यहाँ पे चेंज होते हैं। उसके बाद बात करें, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड रेफरेंस टू दी सेक्शंस विल बी द रेफरेंस टू दी सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स 1961। इनकम टैक्स इज द टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन कॉल्ड द SSC of the previous year relevant to the assessment year at the rates prescribed in the relevant finance act। अब दूसरा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आपकी जो इनकम है, इनकम टैक्स है, वो आपकी कौन सी इनकम पे लगाया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है आपने, वो हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगाया जाता है, क्योंकि जो इनकम हमने कमाई है उसी पे हम लोगों को टैक्स देना होता है। क्योंकि एडवांस में हम लोग किस बेसिस पे टैक्स देंगे, जब तक हमने इनकम अर्न नहीं करी तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कैसे यहाँ पे कैलकुलेट हो सकती है, ये प्रीवियस ईयर पे लगता है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर जो रेट्स हैं ना वो आपके रेलेवेंट फाइनेंशियल एक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जो भी आपका बिल पेश होता है तो बिल में नए हर साल जो फाइनेंस एक्ट यहाँ पे आता है उसमें यहाँ पे चेंजेज होते रहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ था। अब यहाँ पे जो दो हम अभी ईयर्स की बात करेंगे, जिसके अंदर हम बात करते हैं एक असेसमेंट ईयर और एक बात करते हैं प्रीवियस ईयर। देखिए इसके अंदर दोनों ये ईयर जो हैं वो आपके होते हैं फाइनेंशियल ईयर, राइट। जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमेशा हमारा 31 ऑफ मार्च से स्टार्ट होता है और 1 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। ये हमारे जितने भी ईयर आपके 1 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होंगे 31 मार्च पे ख़त्म होंगे, वो आपके सारे के सारे फाइनेंशियल ईयर होते हैं। और ये जो कैलेंडर इसको हम कहते हैं, इसको हम फाइनेंशियल कैलेंडर कहते हैं। और जो हमारा एक तरीके का दूसरा कैलेंडर होता है जो ईयरली हम लोग दिसंबर में ख़त्म होता है, वो हमारा ईयर जो होता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है, वो कैलेंडर ईयर होता है, राइट। तो इसके अंदर 2 ईयर होते हैं जब भी हम इनकम टैक्स की बात करें। सबसे पहला होता है असेसमेंट ईयर जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर डिफाइन है, और दूसरा है प्रीवियस ईयर जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो अगर हम बात करें इसकी असेसमेंट ईयर की, तो असेसमेंट ईयर बेसिकली वो होता है जिस ईयर में आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। देखिए होता क्या है, आपने जो इनकम अर्न करी वो फॉर एग्जांपल आपने करी 2021 में, राइट। तो इसको हम लिखेंगे 2021-22। अब इसको ऐसा लिखने का क्या मतलब आपको पता है कि इसके अंदर 2 ईयर क्यों यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं? कि आपने अभी आज तक कभी ऐसा सोचा? जब भी हम ईयर लिखते हैं तो उसके अंदर दोनों ईयर क्यों आते हैं? जैसे हमने कहा हमको एक ईयर 2021 चल रहा है तो हम लिखते हैं इसको 21-22। हम कहेंगे 2020 चल रहा है तो हम लिखते हैं 2021-22। क्यों लिखते हैं हम इस ईयर को? इसको हम इसलिए लिखते हैं, इसका रीज़न क्या है कि देखिए अगर हमने 21-22 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि आपके अप्रैल से लेके दिसंबर तक तो 2021 चलेगा। कहाँ से लेके? अप्रैल से दिसंबर तक ये आपका कौन सा ईयर चलेगा? 2021 चलेगा अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये आपका 2021 का चलेगा। और जनवरी, फरवरी और मार्च 3 जो महीने आपके चलेंगे ये 2022 के चलेंगे। तो इसीलिए इसके अंदर दोनों जो ईयर हैं उनको इंक्लूड किया जाता है जब भी हम ईयर को लिखते हैं। और ये जो इसके बाद बात आती है असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आपकी इनकम असेस की जाती है। असेस करने का मतलब होता है कैलकुलेट करना, मतलब आपकी बेसिकली टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 डिफाइन असेसमेंट ईयर एज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एवरी ईयर
एन असेसमेंट ईयर बिगेन्स ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 31 ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट ईयर फॉर 2012 and 13 means the period of the 1 year beginning from 1st April 2011 and ending on the 31st March 2012. तो यहाँ पे ये बात हो गई. उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर कि अगर आपको क्या करना है, अगर इसके अंदर टैक्स की लायबिलिटी आपकी कैलकुलेट होनी है तो आपकी इनकम कैलकुलेट होगी प्रीवियस ईयर की. प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में आपने इनकम अर्न करी है, और असेसमेंट ईयर मतलब ये अर्न की गई इनकम को जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं इस पर कितना टैक्स आपने देना है, वो असेसमेंट ईयर हो गया. असेसमेंट करने का मतलब क्या होता है, असेस करना मतलब पता लगाना, कैलकुलेट करना, इसको हम असेस करना कहते हैं. तो यही जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे इंक्लूडेड होता है. तो ये दोनों चीज़ें आपको कन्फर्म होनी चाहिए. और इनकम टैक्स हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम पे यहाँ पे कैलकुलेट होता है. उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं. तो इसके अंदर इनकम टैक्स के जो हमारा सेक्शन है, एक्ट है, उसके अंदर पर्सन डिफाइन किए गए हैं. सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर पर्सन की डेफिनेशन गिवन है. तो पर्सन इतने सारे यहाँ पे होते हैं. इंडिविजुअल भी पर्सन होता है, जैसे आप और हम लोग हैं, हम भी एक तरीके के पर्सन हैं. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे आप लोगों ने HUF का नाम सुना होगा. देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, एक तरीके का हम कहते हैं कि बिजनेस होता है, राइट. जिस बिज़नेस के अंदर हमारे पास एक कर्ता होता है जो फैमिली टाइप की होती है, और उसका जो हेड होता है, फैमिली का जो हेड होता है या जो संचालक होता है जो फैमिली को रेगुलेट करने का काम करता है, उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं. और कर्ता के डायरेक्शंस पे ही सारे काम इसके अंदर होते हैं. ये कर्ता जो होता है वो आपकी फैमिली का जो एक तरीके का हेड होता है, या फिर हम कहें कि मोस्ट एज्ड पर्सन या मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, ये कर्ता माना जाता है, राइट. इसके अंदर आपके पास में मिताक्षरा और दया भागा 2 तरह के स्कूल्स माने जाते हैं. किसके अंदर, HUF के अंदर. तो ये HUF भी एक तरीके के इनकम टैक्स के दायरे के अंदर आता है. और यहाँ पे ये भी एक पर्सन की डेफिनेशन में आता है. तीसरा है कोई कंपनी. कंपनी को भी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक तरीके की पर्सन मानते हैं, क्योंकि ये भी आपका एक आर्टिफिशियल पर्सन हुआ करता है. फर्म को भी हम यहाँ पे पर्सन कहते हैं. एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. तो कोई आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसको हम AOP कहते हैं, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जिसको हम लोग BOI कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लोग एसोसिएट होकर कोई बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं. जैसे आपका बैंकिंग बिजनेस होता है, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरह यहाँ पे होता है. उसके अलावा कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है. और इसके अलावा जैसे लोकल अथॉरिटी में आपकी म्यूनसिपैलिटी आ जाती है, आपकी नगर पंचायत आ जाता है, नगर पालिका आ जाती है. तो ये लोकल अथॉरिटी यहाँ पे होती है. तो इस केस में ये सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं, ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल प्लस बॉडीज़ होती हैं, वो आपके किसके दायरे में आती हैं, पर्सन की दायरे में आती हैं, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आती हैं. ओके. उसके बाद बात करते हैं SSC. SSC कौन होता है, देखिए अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 SSC मीन्स ए पर्सन बाई whom इनकम टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट. यानी कि SSC वो पर्सन होता है जो किसी भी वे से अगर इनकम कमा रहा है तो उस इनकम पे उसका इनकम टैक्स पेएबल होता है. यानी कि उसकी सोर्स की इनकम अलग अलग हेड से हो सकती है, चाहे उसको सैलरी से मिल रही है, चाहे उसको हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहा है, चाहे कैपिटल गेन मिल रहा है, चाहे PGBP से मिल रहा है, चाहे उसने अदर सोर्स की कोई इनकम कमाई है, तो उस पर अगर टैक्स पेएबल होता है, मीन्स अगर उस पर टैक्स चार्ज किया जाता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि दैट इज़ SSC, राइट. Every person is in respect of the whom any proceeding under the act has been taken for the assessment of his income or loss of the amount refund to him. यानी कि इसके अंदर बेसिकली क्या है, या तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इनकम आपने कमाई है और उस इनकम पे आपको टैक्स देना है, या दूसरी चीज़ आपने कोई ITR फिल किया, इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो तब भी यहाँ पे आप SSC होते हैं. दूसरा, ए पर्सन हु इज़ असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन और हु इज़ डीम्ड टू बी एन SSC. तो यहाँ पे देखिए डीम्ड टू बी एन SSC. डीम्ड टू बी का मतलब होता है जो माना जा सकता है. जैसे आपने देखा होगा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, तो वो ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी नहीं है, बट वो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे काम करती हैं. ठीक है, जैसे ग्राफिक एरा भी है आपके उत्तराखंड में, तो वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है. तो वो सारे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, सारे राइट उनको होते हैं, वो सारे अपने रिजल्ट्स बनाते हैं, सबको डिग्रीज देते हैं, बट पूरी तरीके से वो एज ए यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं. तो वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मानी जाती हैं.
वैसे ही यहाँ पे डीम्ड टू बी एसएससी होता है। तो डीम्ड टू बी एसएससी किस केस में होता है? डीम्ड टू बी एसएससी इस केस में होता है कि जब भी हम कोई एसएससी की बात करते हैं और उस एसएससी पे बेसिकली टैक्स लाइबिलिटी तो उसकी बनती है, बट चार्जेबल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई माइनर है, तो माइनर के केस में हम डायरेक्टली टैक्स उस पर इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 18+ उसको नहीं हुए हैं तो फिर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लाइबल नहीं है। और दूसरी चीज़, उसका नाम उसका पैन कार्ड बना रहेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके नहीं होंगे, तो उस केस में जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी इनकम में उसकी इनकम को क्लब कर दिया जाता है। इसको क्लबिंग ऑफ इनकम बोला जाता है। तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है कि जो एसएससी का जो है डीम्ड टू बी एसएससी माना जाता है। जो फैमिली के पर्सन होंगे वो डीम्ड टू बी एसएससी यहाँ पे माने जाते हैं। एंड एसएससी इन डिफ़ॉल्ट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो किसी प्रकार से कोई एसएससी है जो किसी एक्ट के अंदर यहाँ पे डिफ़ॉल्टर बनता है, तो वो भी यहाँ पे एसएससी माना जाता है। तो ये एसएससी के डेफिनेशंस में आपके ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद बात करें माइनर चाइल्ड की, तो जो अभी मैंने बात करी माइनर की, is treated as a separate SSC in respect of any income generated out of the activity performed by him, like singing in radio jingles, acting in films, tuition income, delivering newspaper etc. अगर हम बात करें एक माइनर की, अगर माइनर के केस में क्या होता है कि वो अपनी इनकम को ऐसी इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस से, जो कि उसकी फैमिली से रिलेटेड नहीं है, उस परफॉर्मेंस से अगर वो इनकम को अर्न करता है तो उसकी पर्सनल इनकम मानी जाती है, मतलब उसकी सेपरेट इनकम मानी जाएगी और उस केस में वो सेपरेट एसएससी भी काउंट किया जाएगा। जैसे उसने कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है, लाइक सिंगिंग है, रेडियो जिंगल्स है, फिल्म में एक्टिंग करी है, या इस तरह की जो चीज़ें करी हैं, उसके अलावा यहाँ पे ऐसी इनकम जिसमें उसके पेरेंट्स का या फिर उसके फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, तो वो इनकम यहाँ पे उसकी इनकम नहीं मानी जाती है। उस केस में वो इनकम उसकी फैमिली की इनकम मानी जाती है। However, income from the investment capital gain on security held by the minor child would be taxable in the hands of the parent having the higher income unless if such assets have been acquired from the minor source of income। तो इसके अंदर अगर उसके पर्सनल एफर्ट से वो इनकम नहीं कमाई है, उसके पेरेंट्स ने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, उसके बेसिस पे उसको कुछ पैसा मिला है, तो उस केस में वो इनकम उसकी इनकम में काउंट नहीं होगा, वो उसकी मोस्टली फादर की इनकम में यहाँ पे काउंट किया जाता है। और देखा जाता है जब भी क्लबिंग हम लोग पढ़ते हैं तो क्लबिंग के अंदर देखा जाता है कि ज़्यादा इनकम कौन कमा रहा है, जैसे फादर की है या फिर मदर की है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे फादर की उसमें क्यों क्लब की जाती है, क्योंकि एक जनरल जो सेंस है वो यहाँ पे चलता है कि फादर की जो इनकम है वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये प्रोविज़न यहाँ पे काम करता है माइनर के केस में। उसके बाद बात करें हम इनकम की, तो इनकम में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इनकम टैक्स की जब हम बात करें तो टैक्स तो तब देंगे हम लोग जब हमें पता चलेगा कि इनकम है क्या। तो इनकम टैक्स में इनकम की जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग सोर्सेज है। पहली तो मैंने आपको 5 सोर्सेज बताए। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है कोई, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है जिसको हम पीजीबीबी बोलते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। इन 5 सोर्सों से अगर कोई इनकम होती है तो वो आपके इनकम टैक्स के दायरे में आती है। और इनकम बेसिकली दायरे में क्या मतलब, इनकम टैक्स की डेफिनेशन में इनकम के दायरे में आती है। और इसके अलावा जैसे प्रॉफिट एंड गेन्स हैं, डिविडेंड आपको मिला है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, रिसिप्ट बाय द एम्प्लॉयज़ टू द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट्स, उसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं इनकम टैक्स के इनकम के दायरे के अंदर। और उसके अलावा कैपिटल गेन हो गया कोई आपका, इसके अलावा कोई आपका इसके अंदर विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल है, ये सारी इनकम आपकी एक तरीके कैजुअल इनकम जितनी भी है। कैजुअल इनकम उसको बोला जाता है जो इनकम आपकी किस चीज़ से रिलेटेड होती है, जो आपकी एक तरीके से कंस्टेंट इनकम नहीं होती, वो आपकी कभी कभी आपको हो जाती है। इस तरह की इनकम जो है वो कैजुअल इनकम आती है। जैसे कोई लॉटरी लगी, लॉटरी बार बार तो लगेगी नहीं। उसके अलावा कोई क्रॉसवर्ड पजल्स आपने जीते हैं, रेस हॉर्स रेसेस में आपने यहाँ पे भाग लिया है, कोई कार्ड गेम आपने खेला उससे आपकी इनकम हुई है, ये सारे के सारी कैजुअल इनकम है, ठीक है। और कोई सम यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है किसी ने, किसके एम्प्लॉयज़ ने, प्रोविडेंट फंड में कोई सम यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, वो भी आपका इनकम का यहाँ पे सैलरी का पार्ट होता है। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है, एनी सम रिसीव्ड अंडर ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखिए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है। कंपनी क्या करती हैं, की मैन का मतलब होता है जो कंपनी का इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। जो की मतलब होगा एक तरीके से चाबी, जो हम लोग कहते हैं की मैन, तो मतलब कंपनी के अंदर जो ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जिसके बेसिस पे कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, उसको हम कहते हैं की मैन।
तो की पर्सन उनको बोला जाता है जो कंपनी के अंदर एक डेजिग्नेटेड पोस्ट पे होते हैं, जैसे आपके कोई मैनेजर्स हो गए, आपके सीईओ हो गए, कोई डिप्टी सीईओ हो गए। तो इस तरह की जो पोस्ट होती है उनके लिए कंपनी क्या करती है, क्योंकि वो कंपनी के लिए एक तरीके के इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं, उनकी वजह से कंपनी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। तो कंपनी का एक दायित्व तो बनता है, कंपनी अपने जो बेसिकली एक एंटिसिपेटेड होकर चलती है फ्यूचर के लिए। अगर कल के दिन में ये लोग हमें छोड़ के चले गए फॉर एग्जांपल, या फिर इनकी किसी की डेथ हो गई, तो फिर हमारा बिजनेस में जो बेसिकली उतने टाइम पीरियड के लिए जब तक कि कोई इसको रिप्लेस नहीं करता, तो तब तक के लिए हमें जो लॉस बियर करना पड़ेगा, तो उसकी भरपाई कैसे होगी। तो इसीलिए इन पर्सन की पॉलिसी करवाई जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसको हम लोग कहते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इस तरह की जो पॉलिसी होती है वो भी आपकी कंपनी की इनकम के अंदर इंक्लूड की जाती है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स को चार्ज करने के लिए हम लोग क्या स्कीम यहाँ पे अपनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो टोटल इनकम ऑफ एसएससी हम लोगों को कैलकुलेट करनी होती है। इनकम टैक्स इज एनुअल टैक्स ऑन द इनकम, ये एनुअल टैक्स होता है क्योंकि हर साल यहाँ पे चार्ज होता है। और दूसरा, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू द इनकम टैक्स इन नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट द टैक्स रेट्स एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में यहाँ पे पेड होती है, मतलब चार्जेबल होती है, और उसके लिए रेट जो होते हैं यहाँ पे हर साल एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट एंड नॉट बाय द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पे जो आपके रेट फिक्स किए जाते हैं इनकम टैक्स के, वो फिक्स किए जाते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट के द्वारा, यानी कि जो आपके हर साल बजट यहाँ पे निकल के आता है उसमें रेट इसके फिक्स किए जाते हैं, और ये इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा फिक्स नहीं होते हैं क्योंकि इसमें हर साल अमेंडमेंट होते रहता है। टैक्स इज चार्ज ऑन द एवरी पर्सन इफ द ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड द मिनिमम इनकम चार्जेबल टू टैक्स। जब हम लोग इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस की यहाँ पे बात करेंगे एक्चुअल में, तो हम लोग दो तरीके की इनकम निकालेंगे। एक तो हम निकालेंगे यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम, फिर हम निकालेंगे नेट इनकम। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल इनकम हमारी कैलकुलेट होती है। तो हमारी अगर स्लैब्स के अकॉर्डिंग, अभी हम लोग स्लैब्स की भी बात करेंगे बाद में कि कितने स्लैब्स तक यहाँ पे एग्जम्प्टेड इनकम होती है, उसके बाद टैक्सेबिलिटी बनती है। तो अगर उस एरिया के अंदर आता है जहाँ तक आपके इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड है, तो आपको इनकम टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड यहाँ पे चीज़ें होती हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था इनकम टैक्स से रिलेटेड, जिसके अंदर काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, पर्सन की डेफिनेशन क्या होता है, एसएससी कौन होता है, इनकम टैक्स चार्ज करने का मैकेनिज्म क्या होता है, इसके अंदर सीबीडीटी का रोल क्या होता है, ये सब कुछ हमने देखा है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग स्टार्ट करते हैं।